दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक्सटॉर्शन यानी जबरन चंदा, चुनावी फंड या चुनावी पैसा वसूली के केस में फंसी थी कि मोदी सरकार अलग अलग पैंतरेबाजी अपना करके सीतारमण को बचाने की कोशिश में लगी हुई है और कुछ हद तक बचा भी लिया है। निर्मला सीतारमण और नड्डा की जबरन वसूली के केस पर मिट्टी अब फिलहाल के लिए डाल दिया गया। इस केस पर मिट्टी डालने वाले जज भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस पूरे विषय पर एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को, एक अदालत दूसरी अदालत को या एक जज दूसरे जज को सवालों के घेरे में डाल दिया है। पूरा मामला बेहद गंभीर है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, साथ में बेल आइकन को प्रेस किया है या नहीं, ये जरूर चेक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। दोस्तों, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जबरन वसूली करने के मामले या केस जो है दर्ज किए गए थे। यह आदेश बेंगलोर की एक कोर्ट ने दिया था और कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। तिलकनगर पुलिस स्टेशन बेंगलोर में उसमें मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने एक बार फिर निर्मला सीतारमण और बीजेपी के तमाम नेता, जिन पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली करने का आरोप था, उन्हें बचा लिया गया है। यानी जिन पर भी सवाल या निशान दागे जाते हो, उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बचाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन दोस्तों, इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आलाकमान पर सवाल नहीं उठाए जा रहे, बल्कि हाईकोर्ट और उस जज पर भी सवाल उठाया जा रहा है, जिन्होंने निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों पर इस केस पर मिट्टी डालने की कोशिश की। क्योंकि निर्मला सीतारमण पर मामला ईडी चलाने वाली थी। एफआईआर जो दर्ज किए गए थे उस पर ईडी कार्रवाई करने वाली थी, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन का है। अगर ये जांच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ईडी के खिलाफ शुरू होता तो हरियाणा में हो रहे चुनावों पर भी इसका असर पड़ता, बीजेपी की फजीहत हो जाती, वित्त मंत्री, मोदी कैबिनेट बुरी तरह से फंस जाती। कोर्ट के आदेश के बाद तिलकनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 384 एक्सटॉर्शन, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और धारा 34 यानी कॉमन इंटेंशन के तहत एफआईआर दर्ज हुआ। इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नलिन कुमार कटील, इनके साथ साथ कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर, ईडी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप था कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके, ईडी का इस्तेमाल करके सरकार वे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की है। इन तमाम कंपनीज ने जो है बीजेपी को पैसा नहीं दिया था, चुनावी चंदा नहीं दिया था, जिन्होंने आरोप लगाया कि हमने पैसा नहीं दिया, हमसे जबरन पैसा वसूले गए। इसमें निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा का भी नाम शामिल है। नीलम कुमार कटील की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में 22 अक्टूबर तक के लिए कार्रवाई को रोक दिया। सोचिए, चुनाव में अगर विपक्षी नेता सवालों के घेरे में आते हैं, ईडी के शिकंजा जो है अगर किसी विपक्षी नेता पर पड़ता है, तो उन्हें तुरंत बिना देखे, बिना सोचे, इलेक्शन की मुहूर्त निकलते ही उन पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं तो सबसे पहले चुनाव को देखते हुए उस पर विराम चिन्ह लगाया जाता है। उन तमाम केसेस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया जाता है, ताकि चुनाव में इसका असर ना हो, बीजेपी को कोई नुकसान ना हो। ये काम क्या जजेस करते हैं? ये काम चुनाव आयोग करता है और ये काम जांच एजेंसियां तो करती है। दोस्तों, फिलहाल अक्टूबर तक के लिए कार्रवाई को रोक दिया गया। कहा कि एफआईआर के जांच की अनुमति कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अगर इस मामले में जांच होती तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो कानूनों के घेरे में आते ही साथ ईडी, जिसको सरकार पिछले 10 साल से अलग अलग राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक कारणों से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस्तेमाल करती आ रही है, उसके ऊपर भी जांच शुरू हो जाती। फिर ईडी का
सच शायद बाहर आ जाता, जो कि अब आधे से ज्यादा तो आ ही चुका है। ईडी किसके इशारे पर काम कर रही है उसका भी खुलासा हो जाता, क्योंकि इस मामले में सिर्फ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं, सिर्फ जेपी नड्डा नहीं, ईडी भी एक्सपोज होने वाली थी। इसीलिए इस केस को कैसे भी करके फिलहाल के लिए रफा दफा कर दिया, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है दोस्तों, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव है, शायद फिर से एक बार तारीख पे तारीख दिया जाएगा। माय लॉर्ड फिर एक बार तारीख का शायद इस्तेमाल करेंगे। ईडी का इस्तेमाल सरकार तो विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए कर रही है, पर साथ ही सरकार ने ईडी का अलग इस्तेमाल कंपनियों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाने के लिए भी किया था। आपको मैं पूरी की पूरी एक सूची भी दिखाई थी पहले भी, जो सामने भी आया था कि किस तरह से जिस दिन किसी कंपनी पर, कुछ ऐसे चुनिंदा कंपनी हैं जिन पर आज मानिए 1 तारीख को रेड डाला गया, रेड हुई, तो 5 तारीख को वो बीजेपी को एक मोटा अमाउंट का या मोटे अंक का पैसा चुनावी फंड के तौर पर दे दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए एसबीआई से कहा था कि वो इस डेटा को उजागर करे कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया, तब वो डेटा बाहर आया, जिससे पता चला कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा मिला। ये बात सामने आई कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए एक वसूली रैकेट चला रही थी। इसी के जांच के लिए बैंगलोर की कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया था, जिसे अब हाई कोर्ट ने पलट दिया। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से जो सबसे बड़ी बात सामने आई थी वो है कि जिन भी कंपनियों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया वो कंपनियां ईडी या इनकम टैक्स के रैडर पर थी। दोस्तों, इनमें से सबसे पहली कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर। इस कंपनी ने लगभग 1368 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया था। ईडी ने इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को, जो कि जिनका नाम है सेंटियागो मार्टिन, के चेन्नई स्थित घर पर छापेमारी की, रेड डाले, दबिश डाली गई और ईडी पीएमएलए कानून के अंतर्गत इस कंपनी के बिजनेस जो भी कंस्ट्रक्शन था, जितने भी ऑफिसेस थे, उसमें तलाशी लेना शुरू कर दिया था। और 1 साल पहले यानी 2 अप्रैल 2022 को लॉटरी से जुड़े मामले में 450 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की, जिसके 5 दिन बाद ही 7 अप्रैल 2022 को इस कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और वो कुल 1368 करोड़ के चंदे बाकी सालों में खरीदे थे। इनमें से 50% ईडी रेड के पहले और 50% ईडी रेड के बाद खरीदा गया। ऐसा ही हुआ केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड के साथ, दी एमकेजे एंटरप्राइजेस लिमिटेड एंड दी मदनलांड लिमिटेड। इन 3 कंपनियों का एक ही डायरेक्टर था, जिसके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू की और इस कंपनी ने 576 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। हैदराबाद स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रुप, जिसके परिसरों की आयकर विभाग ने दिसंबर 2020 में तलाशी ली थी, इस ग्रुप ने अक्टूबर 2021 को अक्टूबर 2023 तक कई किस्तों में 162 करोड़ रुपए का दान बीजेपी को किया। अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी के 10 नवंबर 2020 को ईडी ने दिल्ली सरकार की कथित शराब नीति में अनियमितताओं के कथित संलिप्तता के कारण उन्हें गिरफ्तार किया था। 15 नवंबर 5 दिन के भीतर वो 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थमा दिए। 1 साल बाद नवंबर 2023 में 25 करोड़ के और बॉन्ड उन्होंने दिया। कुल मिलाकर के कंपनी ने अप्रैल 2021-2023 के बीच कई किस्तों में 52 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, जिनमें से 30 करोड़ रुपए श्री रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद खरीदे गए थे और बीजेपी के हाथ में सौंप दिया गया था। 18 दिसंबर 2023 को शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कारखाने के परिसर में आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। हैदराबाद कार्यालय और इसके शीर्ष अधिकारियों के आवासों पर भी कई तरह की छापेमारी की गई। कंपनी ने 11 जनवरी 2024 को 40 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे और उसे बीजेपी के नाम कर दिया। ये तमाम कंपनियां जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही थी, इन कंपनियों ने हजारों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उसे अलग अलग पार्टीज को, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर सौंप दिया। यानी ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए तमाम कंपनियों को डराया गया और डरा करके उनसे पैसे वसूले गए, जो दिखाता है जो जबरन वसूली है, जो एक्सटॉर्शन का केस है। अब इस केस को भी सरकार रफा दफा करना चाहती है, सरकार इस पर मिट्टी डालना चाहती है ताकि सच जो है वो बाहर ना आ जाए।
इस केस में सोचिए, सिर्फ सीतारमण नहीं, सिर्फ जेपी नड्डा नहीं, ईडी के आला अधिकारी, आला अफसर और खुद ईडी पर केस दर्ज हो चुका है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके, डरा करके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाया गया, इसकी जांच तो होनी चाहिए ना। इस पर मिट्टी डालना किस हद तक सही है? ऊपर से एक जज दूसरे जज के फैसले को ही पलट रहे हैं। क्या उन पर भी दबाव है? क्या हर एक सेक्टर को खरीदने की कोशिश में साहिब लगे हुए हैं? आपको क्या लगता है, इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? बाकी दोस्तों, मैंने तमाम कंपनीज के नाम लेकर के और कितने वैल्यूएशन का उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, वो सब कुछ मैंने आपके सामने रखा। अब इसे आप दिल से, तहे दिल से वो भारतीय जनता पार्टी में चुनावी फंड दे रहे थे, ऐसे आप समझेंगे? या फिर आप ये समझेंगे ये तमाम कंपनियों से कहीं ना कहीं जबरन वसूली की गई, और ये वसूली कोई और नहीं, सरकार की आला अधिकारी, आला मंत्री और जांच एजेंसियां कर रही थी। आप इस पर अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देशनीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस समय देशनीति को आपकी मदद की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई होगी, रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करते हुए जाइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।